जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सर एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास। अब इस लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास में अपने को कुछ आवर्ती गुण पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि एक आवर्त में ऊपर नीचे आगे पीछे होने से गुण बदलते रहते हैं, ठीक है, या फिर से घूम गया हो तो उनका रिपीटेशन होता है। तो उन सब चीजों को अपने को पढ़ना है। जो अपना पहला है वो है साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार। क्या है? साइज ऑफ एटम। जो कोई भी एटम है उसका साइज क्या होगा, इस आवर्त सारणी में कहां से कहां बढ़ेगा, कहां से कहां घटेगा, सारी चीजें अपन आज सीखने वाले हैं। ठीक, अब पहले तो ये समझते हैं कि भाई साइज होता क्या है। परमाणु की त्रिज्या, या मैंने ये कोष्टक में लिख दिया आकार, ठीक है, यहां पर भी रेडियस है, इसकी कोष्टक में लिखना था जो ब्रैकेट में साइज, ये लिख लेना। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने इसके पास रेडियस और ये साइज क्यों लिखा, क्योंकि भाई आपको पता है कि जो आकार है वो किससे डिपेंड करेंगे, रेडियस से डिपेंड करेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, कि भाई अपन आकार में क्या बोलते हैं, कोई चीज लेंथ में लंबी है, ठीक है, तो अपन उसकी बोलते हैं लेंथ, कि ये इसका आकार 2 मीटर का है, मतलब ठीक है 2 मीटर लंबा है, उसी से अपन बोलते हैं आकार। ये कोई गोलाकार है, गोल टाइप का है, जैसे कि अपन एटॉम है उसको अपन गोल टाइप में मानते हैं कि भाई जिसकी एक रेडियस होती है। ठीक, तो रेडियस से ही तो आकार मालूम पड़ेगा, साइज मालूम पड़ेगी, समझ गए। हाँ, तो उसके नाभिक के केंद्र में बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, यानी कि द रेडियस या फिर साइज बोलो ऑफ एन एटॉम इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ इट्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट यानी कि जो लास्ट सेल, अंतिम कोश। कहने का मतलब ये है कि भाई ये है न्यूक्लियस, नाभिक, ठीक है, ये है नाभिक, बात क्लियर। न्यूक्लियस, अब इसके अराउंड बहुत सारे सेल होते हैं, तो इसका जो रेडियस होगी वो क्या होगी, रेडियस एक्चुअली में होगी जो लास्ट में जो यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, इसका जो नाभिक का जो सेंटर है, इसके बीच वाली ये जो दूरी है, दैट विल बी कॉल्ड रेडियस। ठीक है, इसको बोलेंगे रेडियस, बात क्लियर। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन, दोनों के एक ही डेफिनेशन है, हिंदी इंग्लिश समझ में आ गई। ठीक, द रेडियस ऑफ एन एटॉम इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ इट्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। ठीक, अब थोड़ी सी एक थ्योरी मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और बोल दूं कि ये जब चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, इसमें सारे जो भी ये 4 अपन आवर्ती गुण गुण पढ़ने वाले, तो उसमें मैं बोर्ड पे तो लिखाऊंगा ही, जो मेन पॉइंट होगा बोर्ड पे तो लिखाऊंगा ही, कुछ अदर समझाने वाली चीजें भी बताऊंगा। अब सारी चीजें मैं लिख नहीं सकता है, मेरे भी रैम खाओ, ठीक है, मैं भी यार कितना लिख के बोर्ड पे फिर, तो उन चीजों को आप पॉइंट को मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूं रोक के नोट कर लिया, बात क्लियर। ठीक, हाँ, लेकिन जो जरूरी कि मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हो सीधा मैं लिखाऊंगा, बाकी जो बैकग्राउंड की कुछ थ्योरी वगैरह है वो मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे थ्योरी लिखते लिखते तो भाई साहब मैं शहीद हो जाऊंगा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, सहयोग करने की जरूरत है, ठीक है, तो फिर काम अच्छा होगा। चलिए, अब बात आती है कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस एंड जो न्यूक्लियस का सेंटर, नाभिक का केंद्र, और ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन सा, बाहरी कोश वाला इलेक्ट्रॉन, नाभिक का केंद्र और बाहरी कोश वाला इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होती है त्रिज्या, रेडियस। अब बात एक्चुअली में ये आती है कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव के जैसा भी होता है, वेव थ्योरी को भी क्या करता है, फॉलो करता है, मैंने बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वेव थ्योरी को भी फॉलो करता है, और जब वो चक्कर लगाता है ना, जैसे कि इस नाभिक में चक्कर लगाता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन मान लो ये यहाँ पे है, ऐसे नहीं कि ये मतलब ये फिक्स इस रूट में जाएगा, नहीं, उसका वो एक वेव थ्योरी की तरह होता है, ऐसे ऐसे। क्लियर, जो मेरे से स्टार्टिंग से केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं उनको पता है, ये चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, ड्यूल नेचर होता है, ठीक है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन एक वेव की टाइप में घूमता रहता है। ठीक, तो इस कंडीशन में आप देखो कि
अगर मैं यहां देखूं तो सीधा ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यहां से तो ये पास में हो गया। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो ये यहां पे हो गया, यानी रेडियस बदल जाएगी कि यहां से देखो तो रेडियस कम है, यहां से देखो तो ज्यादा है। तो एक्चुअली में सही मायने में कहने का मतलब ये है कि अपन एग्जैक्टली साइज नहीं निकाल सकते। अपन एग्जैक्ट साइज किसी भी एटॉम का नहीं निकाल सकते। बात क्लियर? क्यों? क्योंकि भाई एक बार तो नाभिक के बहुत पास आता है, एक बार नाभिक से बहुत दूर जाता है। तो अपन एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी फिक्स नहीं है, समझ गए आप? इलेक्ट्रॉन की हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वाला जो लॉ था वो मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति भी फिक्स नहीं है, समझ गए? तो साफ बात, स्थिति फिक्स नहीं है तो आप न्यूक्लियस और उसके बीच की दूरी कैसे निकालोगे एग्जैक्ट? तो ये जो भी अपन इसकी जो, और जब आपने रेडियस नहीं निकलेगी तो साइज कैसे मालूम पड़ेगा? तो जो भी चीजें निकालते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होगी, क्या है? अप्रोक्सीमेट। अब चूंकि कुछ ना कुछ निकालना तो पड़ेगा, तो अपन कुछ काम लेते हैं अप्रोक्सीमेशन। क्या काम में लेते हैं? अप्रोक्सीमेशन। अब वो अप्रोक्सीमेशन चीज कैसे क्या होती है आपको बताता हूं, ठीक है? बात समझ गए कि भाई अपन एग्जैक्ट रेडियस बोलो साइज बोलो, बात वही है, क्योंकि अपन साइज को जो आकार है उसको रेडियस की फॉर्म में लेते हैं कि भाई अपने को रेडियस मालूम पड़ेगी तो आकार अपने मालूम पड़ जाएगा, ठीक? जितनी ज्यादा रेडियस उतना बड़ा एटॉम, ठीक है? तो एक्चुअली कहने का मतलब है कि अपन किसी भी एक सिंगल एटॉम को लेकर रेडियस नहीं निकाल सकते। तो क्या करते हैं? तो अपन मानते हैं कि जो एटॉम है उसको बंद में मानते हैं, बॉन्डिंग में। जैसे कि ये एटॉम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस नाभिक, क्योंकि दूसरा एटम, इन दोनों ने क्या कर दिया? बॉन्डिंग कर दी। इन्होंने क्या कर दिया? बॉन्डिंग कर दी। और वो बॉन्डिंग क्या हो सकती है? कैसी भी हो सकती है। आपको पता है बंध कितने टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। देखो, जो आपका जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। क्यों? क्योंकि अपन इसको बंद टाइप में लेके ही पढ़ सकते हैं, बॉन्डिंग फॉर्म में लेके ही पढ़ सकते हैं। यानी कि मतलब ये है कि अपन ऐसे कि भैया ये जो एटॉम है कुछ भी, वो किसमें है? बॉन्डिंग फॉर्म में, बंद फॉर्म में। फिर अपन इसके नाभिक और इसके नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, समझ गए? इसके नाभिक और इसके नाभिक के बीच की दूरी क्या करते हैं, क्योंकि नाभिक तो कहीं घूम नहीं रहा, नाभिक तो कहीं जा नहीं रहा, न्यूक्लियस तो वही है, ठीक है, न्यूक्लियस तो मूव नहीं कर रहा, ठीक? तो इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और इसकी जो लेंथ है इसमें 2 से डिवाइड करते हैं। ये जो लेंथ है ये x आ गया तो x/2, समझ गए? ऐसा करते हैं तो फिर अपन तब जाके x/2 मतलब अपने को कुछ अप्रोक्सीमेशन वो रेडियस मिल जाती है, समझ गए? नहीं तो आप सिंगल में तो मालूम ही नहीं कर सकते, ठीक है? सिंगल एटॉम को लेके आप रेडियस नहीं निकाल सकते। बात क्लियर? समझ गए? कभी भी सिंगल एटॉम को लेकर आप रेडियस नहीं निकाल सकते, आपको उसको एटॉम को किसी बंद में लेना पड़ेगा। वो बंद रियल में बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक तो होता है आयनिक बंद होता है, सहसंयोजक बंद होता है, वॉन्डरवॉल बंद होता है, धात्विक बंद होता है, ठीक है, आयनिक, कोवेलेंट, वॉन्डरवॉल, मेटालिक। तो जिस प्रकार का बॉन्ड होता है उस प्रकार की रेडियस अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है? मान लिया कि किसी ने आयनिक बंद बनाया हुआ है तो उसके लिए कौन सी रेडियस डिफाइन होगी? आयनिक रेडियस। उसके लिए अपन आयनिक रेडियस की बात करेंगे। अगर सहसंयोजक है तो सहसंयोजक बंद में है तो अपन उसके लिए सहसंयोजक जो रेडियस है उसकी बात करेंगे। कोई वंडरवॉल बंद में है, वंडरवॉल ये बंद आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, ठीक है? तो उसके लिए अपन वंडरवॉल रेडियस डिफाइन करते हैं, ठीक है? और जो मेटालिक बॉन्ड में है तो उसके लिए धात्विक त्रिज्या डिफाइन करते हैं। बात क्लियर? क्योंकि इन बॉन्ड को लेकर रेडियस डिफाइन क्यों करते हैं? रीजन समझ में आ गया? क्योंकि सिंगल एटॉम की रेडियस नहीं निकाल सकते आप निकाल ही नहीं सकते इसका रेडियस, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक बार इलेक्ट्रॉन यहां होगा, ठीक है? तो राइट कौन सी, ये वाली होगी या ये वाली होगी, कोई पता नहीं। इलेक्ट्रॉन किस टाइम कहां होगा उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है ना? तो इसीलिए
अपन क्या करते हैं, जब ये एटॉम किसी दूसरे एटॉम के साथ, जब ये एटॉम किसी दूसरे एटॉम के साथ बॉन्ड में होता है, तब अपन कुछ अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, उसको 2 का भाग देते हैं। उसके अलावा एक और फॉर्मूला है, मतलब 3-4 चीजें हैं, मतलब उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि अपने को रेडियस निकालनी नहीं है एग्जैक्टली। अपने को तो ये पता करना है कि भाई कहां से कहां जाओगे तो साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगी, ठीक है। उस आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अपने को कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक बता रहा हूँ थ्योरी, ठीक है। बात क्लियर? हाँ, क्योंकि आपको ये बिल्कुल रेडियस निकालने का फॉर्मूला, या फिर ऐसा नहीं पूछेंगे कि ये मान दीजिए आप इसकी रेडियस निकालो, नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे। ऐसा पूछा जाएगा सवाल कि भाई 3-4 एटॉम दे दिए आपसे, बताइए इसमें से किसकी रेडियस ज्यादा है, किसका साइज, रेडियस मतलब साइज, आकार, ठीक। बात क्लियर? तो परमाणु रेडियस, जो एटॉमिक रेडियस है, उसको 4 वे में निकाला जा सकता है। वो वे कैसे है, बॉन्डिंग पे, यदि वो आयनिक बंध में है तो उसके लिए आयनिक रेडियस, सहसंयोजक बंध में है तो उसके लिए निकालेंगे सहसंयोजक रेडियस, वंडरवॉल बंध में है तो उसके लिए निकालेंगे वंडरवॉल रेडियस, और धात्विक बंध में है तो उसके लिए निकालेंगे मेटेलिक, या ये। तो सिंपल सी बात, अब आपको शायद मैटर समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं आयनिक रेडियस से, ठीक है। बात किससे करेंगे, आयनिक रेडियस। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं आयनिक रेडियस, ठीक। आयनिक रेडियस कब, जब कुछ आयनिक बंध बनते हैं, ठीक है। आयनिक बंध मतलब क्या होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। बंध होते हैं ना, बॉन्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेना देना, जैसे कि सहसंयोजक है उसमें शेयरिंग होती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जो आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस में क्या होगा कि भाई यदि 2 एटॉम मिलके कुछ चीज बना रहे हैं, तो उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा लेगा, ऐसे होगा। तो ये है क्या, चलो थ्योरी देख लो, ये कोई ज्यादा ऐसे लिखने के लिए है, इसमें ज्यादा आपको कूदना नहीं है। ये एक आयन के नाभिक से उस बिंदु तक की इफेक्टिव लेंथ है, जहां से इसका प्रभाव इसके इलेक्ट्रॉन के जो बादल है, बादल यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं वहां तक होता है, ठीक है। ये समझ लो। अब समझने वाली बात ये है कि भाई जो आयंस बनते हैं वो एक्चुअली में कैसे बनेंगे, हालांकि पहले भी आपने इस पे बात की है, ठीक है। उदासीन एटॉम, न्यूट्रल एटॉम होता है, ठीक है। उस न्यूट्रल एटॉम यदि वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, यदि उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर आ जाएगा ऋण आयन। ऋण आयन नेगेटिव क्यों आता है, ऋण आयन क्यों बन जाता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, ठीक, तो वो बन जाएगा ऋण आयन। अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, डोनेट करेगा, तो क्या होगा, उसमें से नेगेटिव निकल जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव निकलेगा, तो ज्यादा इफेक्ट किसका आएगा, पॉजिटिव का। तो इसलिए इसको बोलते हैं धन आयन, ठीक है। ये नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, और ये है पॉजिटिव आयन, ठीक। तो अब जो रेडियस है, जो साइज यानी कि रेडियस, आकार, वो इस ऋण आयन के केस में अपन सेपरेट पढ़ेंगे और धन आयन के लिए सेपरेट पढ़ेंगे। बात क्लियर? इन दोनों को अलग अलग पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब आपने आयन बोल दिया, वो ये बताना जरूरी है कि वो कौन सा वाला आयन है। ऋण आयन है, ठीक है, तो मैटर कुछ दूसरा होगा, धन आयन है तो मैटर कुछ दूसरा होगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई मेरी। ऋण आयन बनेंगे कब, जब आप ऋण लो, सिंपल सी बात है, ये समझ लो कि आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो आपके ऊपर क्या हो गया, ऋण हो गया। समझने वाली बात ये, ठीक है। कुछ दे रहे हो, त्याग कर रहे हो, तब त्याग होगा कब, जब आपका धन होगा। तो आपके पास ही नहीं है तो फिर क्या दोगे, ठीक है, क्या दोगे, आपके पास ही नहीं है तो। समझ गए? ये तो है एक समझने वाली बात, मतलब एक याद रखने के लिए। बाकी साइंटिफिकली बोले तो भाई कि भाई जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, नेगेटिव चार्ज निकल जाता है, तो ज्यादा कौन रहता है, फिर पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए उसको बोलते हैं धन आयन। और जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, थोड़ा और नेगेटिव चार्ज ऐड होता है, तो ज्यादा कौन हो जाता है, ऋण आयन। समझ गए? बात सिंपल सी है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, ये जो
आयनिक रेडियस है, इसको अपन अलग अलग पढ़ते हैं, धन आयन और ऋण आयन की रेडियस। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज आयंस। ठीक, अब देखो पहले बात करते हैं धन आयन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, धन आयन यानी कि जो कैटॉन्स अपने पैतृक यानी कि जो पेरेंट एटॉम होता है, पेरेंट यानी कि जो पिता जिससे वो बनता है, जिससे बनता है, जैसे कि भाई सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बना Na+, क्या बना Na+। तो सोडियम क्या है, पैतृक है, मेन पेरेंट एटॉम है। ठीक है, उसमें ही अपन इलेक्ट्रॉन देके लेके कुछ दूसरा बना सकते हैं, तो इनको बोलेंगे पेरेंट। पेरेंट यानी कि न्यूट्रल वाला केस होता है वो। तो धन आयन अपने पैतृक जो एटॉम है की तुलना में सदैव छोटा होता है, तो हमेशा जो धन आयन बनेगा ना वो उदासीन की तुलना में सदैव छोटा होगा। ठीक है, तो Na+ है वो Na की तुलना में हमेशा छोटा होगा, ये बात खोपड़ी में बिठा लेना। Na+ Na की तुलना में सोडियम प्लस है वो सोडियम की तुलना में हमेशा छोटा होगा। ठीक, ये क्या है, धन आयन है, एटॉम्स। ये है पेरेंट एटॉम, मूल। ठीक है, इसको आप हिंदी में समझ सकते हो, मूल एटॉम। अब रीजन क्या होगा सर, तो रीजन होगा, वैसे बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, मैं मेन पॉइंट आपको लिखवाऊंगा। ठीक, और इसमें कुछ चीजें ऐसी है जिनको आप मतलब माइंड में सेट करके रखना, मतलब पूरा ऐसे जाओगे तो मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब घूम जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं मेन चीजें लिखवा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको आसानी से समझा जा सके और जिससे अपने जो सारा काम हो जाए, बस अपने पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, एक बात पहले बता रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक ऐसे हैं इनमें आप जितना अंदर घुसोगे उतना दलदल में फंसते जाओगे, साफ बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपवाद आएंगे, बहुत सारी चीजें होगी। तो देखो रीजन, बाहरी कोश का लुप्त हो जाना या फिर अत्यधिक नाभिकीय आकर्षण। बाहरी कोश का लुप्त हो जाना, कहने का मतलब यह है कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये जरूरी नहीं है कि हर बार बाहरी कोश लुप्त ही होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अपन समझते हैं कि भाई ये है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इसके अंदर भी है इलेक्ट्रॉन, यहां बाहर एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया, डोनेट कर दिया गया। डोनेट कर दिया तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब जो पहले था उस कंडीशन में क्या कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, ये वाला कोष, बाहरी कोष क्या हो गया, विलुप्त हो गया, गायब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया, गायब। ठीक है, डिसअपियर हो गया। क्या हो गया, डिसअपियर। तो जो बाहरी कोश यानी कि आउटर शेल या ऑर्बिट, वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो ये जो खाली है इसका तो क्या मतलब, भाई अपन रेडियस तो क्या डिपेंड करते हैं, जो लास्ट वाले कोष में, अब लास्ट वाले कोष में इलेक्ट्रॉन कहां रह जाएगा, यहां रह जाएगा, तो रेडियस ये बन जाएगी। ठीक है, तो बाहरी कोष क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, बाहरी कोष का लुप्त हो जाना, नहीं गायब हो जाना। जो आउटर सेल है वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। एक केस तो ये हो गया, तो ऑटोमेटिक साइड डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस है अत्यधिक नाभिकीय आकर्षण, अत्यधिक नाभिकीय आकर्षण। ठीक, अब देखो सिंपल सी बात यह है कि भाई सोडियम है। ठीक है, ये क्या है, सोडियम। सोडियम का जो पॉजिटिव चार्ज है छोटा होता है Na+ इसकी तुलना में। देखिए कैसे चीजें समझते हैं। ठीक, इसको सोडियम का अपन एग्जांपल लेके समझते हैं। तो सोडियम में क्या होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन कैसे, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये होता है सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s2 यानी कि इस जो फर्स्ट शेल है, पहला वाला कोश है उसमें 2 भर दिए, फिर 2s2 में s में 2 और p में 6 है, तो इस सेकंड वाले में कितने आ गए, सेकंड वाले में आ गए 8। जो लास्ट वाला है वो किस में आएगा, इसमें 3s1 में। ठीक है, तो देखो वो क्या होगा, इस वाले तीसरे,
जैसे ही ये इसने डोनेट किया, ये सोडियम से मिलके इसने इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, डोनेट कर दिया, डोनेट, और ये बना सोडियम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सोडियम प्लस। तो उस केस में ये निकल गया, मतलब ये पूरा का पूरा बाहरी कोश क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा जो आउट में है वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो साफ बात है, साइज देखो डिक्रीज हो गया, साइज डिक्रीज हो गया ना, ठीक है। पहले क्या थी, रेडियस ये थी, अब सिंपल सी क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी। बात क्लियर, ठीक। तो ये तो समझ गया बाहरी कोश का लुप्त हो जाना। फिर आता है अत्यधिक नाभिकीय आकर्षण। अब देखो यहां पे एक ये इलेक्ट्रॉन ये था, ठीक है, पहले तो इसके और इसके बीच में कुछ आकर्षण बल लग रहा था, ये नाभिक इसको खींच रहा था, ये न्यूक्लियस, ठीक है। नाभिकीय आकर्षण मतलब जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस अट्रैक्शन। तो पहले जो है ये इसको, ये वाला न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, लेकिन चूंकि पहले ये खींच रहा था तो ये जो बीच वाले हैं, ये जो ये वाले ये जो पूरे 1 2 पूरे ये 10, ये लोग क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। मतलब खींच इसको रहा एक को, ठीक है, और ये सारे लोग 10 लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो क्या था, नाभिकीय आकर्षण थोड़ा दुर्बल था। लेकिन जैसे ही ये भाई साहब बाहर निकल गए, ये भाई साहब बाहर निकल गए, तो अब ये आकर्षण लगाएगा किस पे, फॉर एग्जाम्पल ये इस पे लगा रहा है, इस पे लगा रहा है, तो अब इसका विरोध करने वाले कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं। विरोध करने वाले कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं, समझ गए। इसका जो मतलब इस पे जो प्रतिकर्षण लगा के विरोध कौन करे, यही करेगा भाई, इसका काम खींचना है, इनका काम है प्रतिकर्षण, भाई तू बाहर जा बाहर जा बाहर जा, ठीक है, यही है, ठीक। तो विरोध करने वाले 2 ही लोग रहेंगे। तो साफ बात है, इसके और इसके बीच में क्या होगा, आकर्षण, नाभिकीय आकर्षण क्या होगा, न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो 2 बातें बनती है, एक तो बाहरी कोश का लुप्त हो जाना, दूसरा है अत्यधिक नाभिकीय आकर्षण। तो ज्यादा होगा तो ये इसकी तरफ थोड़ा सा खींचा हुआ रहेगा, ठीक है, तो और साइज घट जाएगा। बात क्लियर। तो 2 चीजें होती है, बाहरी कोश का लुप्त हो जाना और अत्यधिक नाभिकीय आकर्षण। सेम टू सेम बात करते हैं ऋण आयन के केस में। ऋण आयन अपने जो पैतृक एटॉम है की तुलना में बड़ा होता है। ऋण आयन अपने पैतृक जो एटॉम है उसकी तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। Br माइनस बड़ा होगा Br से। रीजन, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो साफ बात है बाहरी कोश में वृद्धि। मान लिया बाहरी कोश में वृद्धि नहीं भी हुई तो जो नाभिकीय आकर्षण है वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। नाभिकीय आकर्षण क्या हो जाएगा, दुर्बल नाभिकीय आकर्षण बन जाएगा। सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो ये बात अपने खोपड़ी में बिठा के रखना कि जो धन आयन, ये मतलब ये सबसे बड़ा एग्जांपल, जो धन आयन है अपने पेरेंट एटॉम की तुलना में सदैव छोटा होता है, जबकि जो ऋण आयन बनता है वो सदैव बड़ा होता है। समझ गए, ऋण आयन सदैव बड़ा होता है, ठीक। यदि अपन कोई भी, जैसे कि एक मैं बात कर लूं ए की, फॉर एग्जाम्पल ए कोई एटॉम है, ठीक है, तो उसका साइज किसका बड़ा होगा, ए माइनस का, और सबसे छोटा कौन होगा, ए प्लस। समझ गए, ए कोई कुछ भी एटॉम है, ठीक है, तो बड़ा कौन होगा, ए माइनस बड़ा होगा, उसके बाद ए और उसके बाद ए प्लस। तो धन आयन सबसे छोटा होगा, धन आयन सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद न्यूट्रल उदासीन वाला, और ऋण आयन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक। रीजन ये होते हैं, मैंने आपको बता दिए, ठीक है, दुर्बल नाभिकीय आकर्षण वगैरह, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब देखो बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे आयंस जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट नाभिकीय आवेश भिन्न भिन्न। नाभिकीय आवेश क्या होगा, भिन्न भिन्न, डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक। उस केस में क्या होगा, यदि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, तो साफ बात है वो ज्यादा नाभिकीय आवेश जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या करेगा, आकर्षण ज्यादा लगाएगा, ठीक है। और आकर्षण ज्यादा लगाएगा
तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, हेंस स्मॉलर इज आयोनिक रेडियस, हेंस स्मॉलर इज आयोनिक रेडियस। नाभिकीय आवेश ज्यादा तो आकर्षण ज्यादा, और आकर्षण ज्यादा तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो इन सभी को देखो, ठीक है, ये क्या है, क्या है ये कार्बन, ये क्या है नाइट्रोजन, ठीक है, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी चीजें क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक्स। बात क्लियर, ठीक है। अब देखो अब होगा क्या इसमें, एक मिनट, हाँ यहाँ पे एक थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा इसको पास में मान लेना, ठीक, हाँ यस। इन सभी को देखोगे तो इसमें 6 और 4 और ले लिए, इसमें कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 और 3 और ले लिए 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 और ले लिए 8 तो होता ही है, इसमें 2 और ले लिए 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 9 + 1 10, सोडियम में 11 होते, एक दे दिया 10, मैग्नीशियम में 2 दे दिए तो 10 पे आ गया, इसने 3 दे दी तो भी 10 पे आ गया, सिलिकॉन 4 दे दिए 10 पे आ गया, ठीक। इन सभी में क्या है 10-10 इलेक्ट्रॉन है, क्या है इन सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इनको अपन क्या बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक आयन, आइसो इलेक्ट्रिक आयन, सारे क्या है आयन से, देखो सभी के ऊपर चार्ज है, कोई नेगेटिव में तो कोई पॉजिटिव में, ठीक है, तो सारे क्या है आयन से, साथ में इन सभी पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है, देखो इसमें कार्बन में नॉर्मली 6 होते हैं, इसने 4 ले लिए, -4 नहीं 4 ले लिए 10 हो गए, तो सब ये है सम इलेक्ट्रॉन। अब आपसे एग्जाम में पूछे कि इनकी तुलना करो, किसका साइज ज्यादा है, किसका साइज बड़ा है, तो सिंपल सी बात है कि भाई यदि इसकी बात करोगे क्या कार्बन, अब कार्बन में कितने होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने 10, अगर नाभिकीय चार्ज की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो वो कितने होंगे, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 11, 12, 13, 14, ठीक है दिख तो रहा है, चलो ये थोड़ा 11, 12, 13, 14 तक देख लेना, ठीक। अब देखो तो सिंपल सी बात है भाई कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और नाभिकीय चार्ज आवेश लेस है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें तो मैंने बताया कि सम इलेक्ट्रॉनिक की केस में नाभिकीय आवेश जिसका ज्यादा होगा, नाभिकीय आवेश ज्यादा तो आकर्षण ज्यादा, और आकर्षण ज्यादा तो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी कम होगी, तो सबसे ज्यादा नाभिकीय आवेश किसका है, इसका, तो सबसे जो कम रेडियस होगी वो किसकी होगी, इसकी होगी, फिर उसके बाद इसकी, 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 सबसे ज्यादा रेडियस किसकी आएगी, इसकी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो आकर्षण है ही नहीं, बहुत लेस आकर्षण है, ठीक है, अट्रैक्शन लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये 10 है, ये इलेक्ट्रॉन 10 है और ये खींचने वाला 6 है, ठीक है, जबकि यहाँ वहां पर देखो ये खींचने वाले कितने हो जाते हैं 14 हो जाते हैं, तो आकर्षण कहाँ है, जहां आकर्षण ज्यादा, सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन जहां ज्यादा होगा वहां आपका जो एटॉम है वो सिकुड़ जाएगा, एटॉम क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, बात क्लियर, ठीक है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो सिंपल सी बात है, सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे, डिफरेंट क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, और उसको लिख दो, ठीक। अब इसमें से जैसे कि एग्जाम में कोई भी आपसे उठा के पूछ लिया, एक ये पूछा, दूसरा ये, तीसरा और चौथा, अब इन चारों में से आपसे ऐसे पूछेंगे कि इनको आकार के बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम, यानी कि मतलब जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस या इंक्रीजिंग सीक्वेंस में इसको जमाओ, सेट करो, तो आपको किस हिसाब से सेट करना है, इलेक्ट्रॉन तो सेम है, जिसका नाभिकीय चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा, ठीक है, तो इस केस में अपन 4 ये ले लिए, तो सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला, उससे बड़ा ये, तो आपको इसको जमाना तो कैसे जमाओगे, n-3, फिर उसके बाद O-2, फिर उसके बाद Mg+2, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम+3, ये हो गया, बस एग्जाम में सवाल आ गया तो सॉल्व कर लिया, बात खत्म, 2 मार्क्स फिक्स हो गए, ठीक है।
तो नाभिकीय आकर्षण बहुत बड़ा फैक्टर है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो नाभिकीय आकर्षण किस पे? बाहरी इलेक्ट्रॉन पे, जो बाहरी कोष पे जो इलेक्ट्रॉन है, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, ठीक है, उन पे जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, तो साफ बात है आपका आकार सिकुड़ेगा। और बढ़ेगा कब? जब नाभिकीय चार्ज बढ़ेगा भाई, ठीक है, नाभिकीय चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा खींचेगा, ठीक है, क्योंकि सेम जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम ही है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती तो फिर केस कुछ और होता, फिर उसमें कौन सा इफेक्ट ज्यादा हावी होता है उसकी बात होती, ठीक है। क्या धीरे धीरे आगे एक सब चीजें आपके सामने आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, तो यहां से अब देखो एक बात मालूम पड़ गई, जो आयोनिक रेडियस है वो न्यूक्लियर चार्ज की क्या होती है? क्रमानुपाती, ठीक है। यानी कि मतलब सब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या घटेगी, आयनिक त्रिज्या घटेगी यानी कि आकार क्या होगा? घटेगा। समझ गए? नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस क्या होगी? घटेगी, यानी कि साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। बात क्लियर? ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब समान आवेश की स्थिति में, समान आवेश यानी कि सेम चार्ज, यानी कि भाई +1 +1 +1 तो +1, ये +2 तो +2 तो +2, -1 -1 तो -1, ठीक है। उस वाली स्थिति में जो आपके पास आयन्स है उनका आकार यदि एक वर्ग में नीचे जाते तो क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। किसका? आयंस का। लेकिन समान आवेश की स्थिति में सेम चार्ज होना चाहिए। जैसे कि ये देख लो, अलीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री वो वाला, उसमें देखो लिथियम प्लस छोटा होगा, सोडियम प्लस बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे K+ Rb+, उसी प्रकार Be2+, Mg2+, चार सेम होना चाहिए, +2 तो +2, इनकी ही तुलना कर सकते हो। तो उस केस में अगर आपसे पूछे कि भाई एक ही है, अगर मैं देता हूं B+4, वो इसकी ये भी होना चाहिए Mg+4, Ca+4, सेम चार्ज की तुलना करनी है समान आवेश की स्थिति में, ठीक है। तो देखो ऊपर से नीचे जाओगे, ये टॉप है, ये बॉटम है, यहां ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा, ठीक है। साइज क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? साइज बढ़ता है, ठीक है। बात क्लियर? ठीक। ये F- Cl- Br- I-, ध्यान रखना, ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए अभी साइज में और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, एक क्लास और होगी साइज को लेकर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।